जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। दोस्तों मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। आज सेट नंबर 3 आप सबके लिए लेकर आया हूँ। वैसे विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल, बीएससी नर्सिंग एंड आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का तैयारी कर रहे हैं वो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। सेट नंबर 3 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक्स-रे की खोज किसने की। क्या? एक्स-रे। ठीक है, आप देखेंगे कि एक्स-रे की खोज किसने की थी। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, उसमें आपको एक ऑप्शन सही होगी। ठीक है, तो एक्स-रे की खोज किसने की। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है रॉबर्ट हुक, बी में दिया है डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन, सी में दिया है आर्यभट्ट और डी में दिया हरगोविंद खुराना। तो एक्स-रे की खोज किसने की। तो अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर का उत्तर दे सकते हैं, क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में क्या करा तो डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन महोदय ने क्या किए थे तो एक्स-रे किरण की खोज किए थे। याद रखेंगे कि एक्स-रे की खोज किसने की थी तो डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन महोदय ने किए थे। ये जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर से का सारा क्वेश्चन सिलेक्शन किया हुआ है। 2017, 2018, 2015 आपका पिछले साल जो पूछ चुका है वही क्वेश्चन मैं आप सबको कराऊंगा। तो जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी वो सारे पिछले ईयर का क्वेश्चन मिलेगी साइंस का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि रक्त परिवहन की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विलियम हार्वे ने, बी में दिया है जोसेफ ऑस्टिन ने, सी में दिया एडवर्ड जेनर ने और डी में दिया लैंड अस्टिनर ने। ठीक है, तो रक्त परिवहन की खोज किसने की। और वैसे विद्यार्थी जो अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे पीसी टारगेट बैच और वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इस सेट का वहाँ पे मैं PDF सेंड करता हूँ सारे स्टूडेंट से, पहले मैं बनाता हूँ तो मैं इसका आंसर जो मैं अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे डेली क्यूज हो रहा है। ठीक है, डेली क्यूज 9 बजे 9 PM में डेली क्यूज का 9 PM में होता है। तो टेलीग्राम जो है आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है क्या कह रहा कि रक्त परिवहन की खोज किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्हें क्या करा तो विलियम हार्वे, तो किसने किए थे तो विलियम हार्वे महोदय ने रक्त परिवहन की खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। ए में कह रहा है डार्विन, बी लेमार्क, सी डी और डी मेंडल। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए डार्विन महोदय ने क्या दिए थे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बंगलौर, बी में दिया है अहमदाबाद, सी में दिया है तिरुवनंतपुरम, डी में दिया है लखनऊ। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या करा तो तिरुवनंतपुरम। याद रखेंगे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे कि कह रहा है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। ठीक है,
तो ए में दिया विटामिन ए, बी में दिया विटामिन बी, जिसे हम कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी को किस नाम से और जानते हैं? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। सी में दिया विटामिन सी और डी में दिया विटामिन डी। तो अंडे में लगभग कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो आप रखेंगे कि अंडे में जो है विटामिन सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी लगभग नहीं पाया जाता है। कौन सा? तो विटामिन सी लगभग अंडे में नहीं पाया जाता है, अंडे में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन सी के बारे में मुख्य तत्व और जाने तो विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, आज रखेंगे कि विटामिन सी का जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम भी ये पूछ देता है कभी कभी कि बताएं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आज रखेंगे कि एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। आज रखेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कभी कभी आपका पूछ देता है रासायनिक नाम भी, तो याद रखेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हम तारे टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। ए में कहा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी प्रकाश के परिवर्तन के कारण, सी प्रकाश के विवर्तन के कारण, डी में उपयुक्त में से सभी के कारण। तो हम तारे टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। आकाश में जब आप रात के समय देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए आपको नजर आएंगे। तो वह किसके कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए हम लोग को नजर आती है? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए में क्या कह रहा? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन किस कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो किस कारण होते हैं? तो अपवर्तन के कारण। याद रखेंगे कि अपवर्तन के कारण जो है हम लोग तारे टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। तो वायुमंडल में वायुमंडल में अनेक प्रकार के परतें हैं, विभिन्न प्रकार की परतें हैं। जब तारों से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों लगातार अपवर्तन होता है, विभिन्न परतों से लगातार टकराता है, प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, अपवर्तन होता है, जिसके कारण हम लोग को तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक है, अपवर्तन होने के कारण। तो आप देखेंगे अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बाबू लोग, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? ए में रुई, बी नायलॉन, सी ऊन और डी रेशम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी, नायलॉन जो है अधिक ज्वलनशील आपका पदार्थ है। तो याद रखेंगे कि कौन सा अधिक ज्वलनशील होता है? तो नायलॉन। तो नायलॉन के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। तो नायलॉन शब्द का जो है न्यूयॉर्क शहर से, कहाँ से? न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन। ठीक है, तथा लंदन LON मिलाकर बना है। नायलॉन किसके मिलाकर बना है? तो न्यूयॉर्क से NY और लंदन से LON दोनों मिलकर बना है। नायलॉन एक छोटे से कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नायलॉन किसके द्वारा? तो एक छोटे से बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। आप देखें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह जो नायलॉन है बाबू, यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, ये आपको खुद बनाया जाता है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं। यह एक पोलोमाइड रेशे उदाहरण है जिसे एमाइड समूह प्रत्येक इकाई पर होता है। ठीक है, आप देखें कि नायलॉन जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं है, ये खुद का बनाया हुआ रेशे हैं। तो याद रखें कि कौन सा ज्वलनीय सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है? नायलॉन सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सूती और ऊनी रेशे में अंतर किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशे में अंतर किया जा सकता है। ए में छूकर, बी जलाकर, सी NOH को जलाकर, डी H2SO4 से क्रिया कराकर। H2SO4 से क्रिया कराकर सूती और ऊनी रेशों में अंतर किया जा सकता है। किस प्रकार हम सूती और ऊनी रेशों में अंतर कर सकते हैं? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जलाकर जो है हम सूती और ऊनी रेशों में यानी कि वस्त्रों में हम
देख सकते हैं, अंतर प्राप्त कर सकते हैं। जब आप जलाइएगा सूती और ऊनी का तो सूती एकदम मुलायम हो जाएगा जलने के बाद, ठीक है, और ऊनी का जो है बाबू वो आपको चिपचिपा टाइप का हो जाएगा, आपको एक दूसरे से सट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं सूती और ऊनी का अंतर देख सकते हैं जलाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बर्फ का गलनांक बढ़ने से उसका गलनांक, बर्फ का जो गलनांक बढ़ने से उसका गलनांक पर क्या असर पड़ेगा। जब बर्फ का गलनांक बढ़ेगा तो गलनांक पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। ए में कह रहा है घट जाएगा, बी में बढ़ जाएगा, सी में अपरिवर्तित रहेगा और डी में शून्य हो जाएगा, और डी में शून्य हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलनांक नहीं, यहाँ पे दाब होगा, बर्फ पर दाब, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दाब। बर्फ पे दाब बढ़ने से उसका गलनांक, किसका गलनांक, तो बर्फ का गलनांक। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक, बर्फ का गलनांक पर क्या असर पड़ेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, डी में शून्य हो जाएगा। तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। याद रखेंगे कि बर्फ पर जो दाब देंगे, आपने प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा घर में, बर्फ एक लीजिएगा, बर्फ पर टुका लीजिएगा और उस पर अपने हथेली से दाबिएगा, दाब दीजिएगा तो उसका गलनांक क्या होगा, देखिए धीरे धीरे बर्फ गलना स्टार्ट हो जाता है, तो गलनांक क्या होता है, घट जाता है। पहले आप जब नहीं दाबिएगा, इस बर्फ को नहीं दाबिएगा अपनी हथेली से तो ज़्यादा गलेगा, ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा गलेगा। और जैसे आप हथेली से दाबिएगा तो गलनांक कम जाएगा, क्या हो, घट जाएगा, गलनांक गलना कम हो जाएगा, धीरे धीरे आपको बर्फ गलेगी, ठीक है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो क्या होता है, घट जाता है गलनांक, बर्फ का गलनांक क्या होता है, दाब बढ़ने से घट जाता है, आप देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सूरज उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई देता है, क्यों। ए विवर्तन के कारण, बी में जलवाष्प के कारण, सी में धूलकण के कारण, डी में प्रकीर्णन के कारण। सूरज उदय होते एवं डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। आप शाम के समय देखिएगा तो सूर्य लाल दिखाई देगा, और सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है उस समय देखिएगा तो लाल लाल दिखाई देता है। यह किस कारण लाल दिखाई दे, दिन को तो नहीं दिखाई देता, ठीक है, 12 बजे दिन को तो नहीं दिखाई देता है लाल, लेकिन शाम को और सुबह ही क्यों लाल दिखाई देता है। तो यह किसके कारण होता है। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रकीर्णन के कारण होता है, याद रखेंगे कि क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य उदय होते एवं डूबते समय लाल दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, ठीक है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ए में श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी में शीत क्रम में, डी इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो विद्युत संयंत्र किस प्रकार जोड़े जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज, समांतर क्रम पैरेलल। तो आप लोग अभी से ही आदत डाल दीजिए कुछ कुछ इंग्लिश जानने का, ठीक है, कुछ कुछ इंग्लिश जो है आपको आनी चाहिए, तो इंग्लिश सीखने का आदत डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि घरों में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो घरों में हम लोग पैरेलल देखिएगा, बॉल पंखा में जब भी जाएगा तो 2 तार जाएगी, ठीक है, जब भी जाएगी तो ये डबल तार जाएगी। ये आपका बॉल में डबल तार जाती है, पंखे में डबल तार जाती है, तो ये आपका डबल तार जहाँ पे हो गया ये आपका पैरेलल हो गया। और श्रेणी क्रम में कहाँ होगा, सिंगल रहेगी। अगर श्रेणी क्रम जहाँ पे रहेगा वहाँ पर आपको सिंगल तार जाएगी, ठीक है, तो ये आपका श्रेणी क्रम हो जाएगी। श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में हो जाएगी और समांतर में डबल तार होगी। तो ये ध्यान रखेंगे, आप पहचानने का ये नियम है कि डबल तार जहाँ पे रहेगा वो समांतर में रहेगी और से सिंगल रहेगा जहाँ पे आपका जो है श्रेणी में रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि लोहे में जंग लगना है, भौतिक क्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, असमान क्रिया, इनमें से कोई नहीं। लोहे में जंग लगना है, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक क्रिया। याद रखें कि लोहे में जंग लगना किस क्रिया है, तो रासायनिक क्रिया है, ये रासायनिक क्रिया कारण जो है जंग लगता है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं बाबू कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार में क्या होगा, वृद्धि होगा, कमी होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन होगा। तो जब याद रखें जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार में वृद्धि हो जाएगी, भार में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो लोहे में जंग लगना किस प्रक्रिया, तो रासायनिक प्रक्रिया लोहे में जंग लगना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि केतली में पानी गर्म होने का उदाहरण है। केतली में पानी गर्म होने का उदाहरण है। ए में चालन का, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बाबू कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसन, ठीक है, कंडेंसन, कंडेंसन चालन विधि यानी कंडेंसन। बी में दे रहा है संवहन विधि कन्वेंशन, सी में दे रहा है विकिरण एडेशन और डी में दिया संघनन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। आप लोग अभी से ही कुछ थोड़ा बहुत आप लोग इंग्लिश सीखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जब इंट्रेंस एग्जाम पास आउट हो जाएंगे बाबू लोग, इंट्रेंस एग्जाम पास आउट हो जाएंगे तो आपको सारा आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सारा आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे विद्यार्थी जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो अभी से ही कोशिश करेंगे इंग्लिश पे पकड़ बनाने का। धीरे धीरे इंग्लिश पे आप लोग पकड़ बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे दिया बाबू, कभी कभी आपको हिंदी ना देकर आपको इंग्लिश ही दे देगा। यहाँ पे कंडेंसन देगा, कन्वेंशन देगा, रेडिएशन देगा और कंडेंसेशन दे देगा। तो आपको इंग्लिश जब को आप याद रहेगी तभी आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, क्वेश्चन आप छाड़ सकते हैं। तो अभी से ही आप लोग कोशिश करेंगे इंग्लिश को जानने का। तो चलिए 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी में का संवहन विधि से। तो याद रखें जब केतली में पानी गर्म होता है तो किस कारण होता है, तो संवहन विधि यानी कन्वेंशन विधि से गर्म होता है, संवहन विधि से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में करा बाबू लोग कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। विटामिन ए कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी प्रोटीन। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रोटीन की। याद रखेंगे कि किसकी कमी होती है, तो प्रोटीन की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फारेनहाइट तथा सेल्सियस माप किस तापमान पर पाठ्यांक समान होता है। फारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किस तापमान पर पाठ्यांक जो है समान होता है। ए में 100 डिग्री पे, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी में 40 डिग्री पे और डी में -40 डिग्री पे। डी में क्या दिया है, -40 डिग्री पे। तो फारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किस तापमान पर पाठ्यांक समान होता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि -40 डिग्री पे। -40 डिग्री पे है सेल्सियस पे जो है आपका फारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों में समान हो रहेगी। कितने पे, तो 40 डिग्री पे। याद रखेंगे कि 40 डिग्री पे क्या होता है, -40 डिग्री पे आपका दोनों समान रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। करेक्ट, प्रतिध्वनि कभी आप लोग एहसास किए होंगे कि जब हम कहीं शांत जगह पे हम लोग आवाज़ देते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो वही आवाज़ मेरा रिटर्निंग सुनाई पड़ता है, तो उसी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो जो है जो मेरा रिटर्निंग जो वॉइस रिटर्निंग जो सुनाई पड़ता है, वॉइस रिटर्निंग सुनाई पड़ता है, वह उसका कम से कम दूरी कितना होना चाहिए, प्रतिध्वनि सुनने का दूरी कितना होना चाहिए, ठीक है। कभी आप बंद कमरे में किन्हीं को आवाज़ देंगे तो आपको इक्को माइक, जिसे हम इक्को भी कहते हैं, ठीक, प्रतिध्वनि के इक्को भी कहते हैं, तो वो उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए सुनाई पड़ने के लिए। तो आपका ऑप्शन में दिया है 10 मीटर, बी में दिया 70 मीटर, सी में दिया 34 मीटर, डी में दिया 100 मीटर। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी में क्या करा, तो 17 मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, स्टील में, निर्वात में, जल में। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है। 17 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप देखेंगे तो बी स्टील में होती है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते रहता है बाबू लोग, तो आप देखेंगे कि स्टील में होती है क्या, ध्वनि की सर्वाधिक गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करवाओ कि बिले यानी कि सॉल्यूट, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है इंग्लिश पे जरा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है। आप लोग आगे चलकर इंग्लिश पे ही सारे आपको जो सेमेस्टर है इंग्लिश में ही पढ़नी है। क्या है, सेमेस्टर 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक आप लोग इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से आप लोग इंग्लिश पे पकड़ बनाइए थोड़ा थोड़ा।
तो जिसे बिले यानी कि सॉल्यूट को विलयन सॉल्यूशन से पृथक किया जा सकता है किसके कारण, तो ए में दिया निष्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन द्वारा, बी में दिया बाष्पीकरण इवोपरेशन द्वारा, सी में दिया निस्तारण यानी कि डेक्नेशन द्वारा, डी में दिया अपसादन यानी कि सेडिमिनेशन द्वारा। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश पे थोड़ा थोड़ा पकड़ बनाइए अभी से ही, इंग्लिश आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए। तो कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, बाष्पीकरण द्वारा, बाष्पीकरण बी में क्या दे रहा है, तो बाष्पीकरण द्वारा। तो बिले या सेलूल को विलयन को पृथक किससे किया जाता है, तो बाष्पीकरण द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में करा बाबू लोग कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। ए में कह रहा है कि अपने मौलिक स्वरूप बनाए रखने के लिए, बी में कह रहा है कि हवा में ऑक्सीकरण होने लगता है, सी में हवा में बाष्पीकरण होने लगता है, डी में हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। सोडियम यानी कि जिसे हम सूत्र में Na के नाम से भी जानते हैं सोडियम, सोडियम को मिट्टी के तेल में मिट्टी के तेल यानी कि जिसे हम गाँव में बोलते हैं केरोसिन। ठीक है, केरोसिन तेल यानी कि उसे हम लोग मिट्टी का तेल बोलते हैं। तो मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो किसके कारण रखा जाता है मिट्टी के तेल में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी यानी कि बी क्या लगता है, हवा में इसका क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है। हवा में क्या होने लगता है, इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ठीक है, आज देखेंगे सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो इसका ऑक्सीकरण हवा में होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है बाबू लोग, 20 में कह रहा है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। ए में दिया प्रिस्टले, बी में दिया रफेंटिन, डी में दिया एडवर्ड जेनर और डी में दिया लाइड। ठीक है, डी में क्या दिया, लाइड। तो चेचक के जो है टीके का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी में क्या करा, तो एडवर्ड जेनर महोदय ने किए थे। क्या, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किए थे, एडवर्ड जेनर महोदय ने किए थे। याद रखेंगे कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किए थे, तो एडवर्ड जेनर महोदय ने किए थे चेचक के टीके का आविष्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है। शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है। ए में आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा, डी ब्लड प्लेटलेट्स। तो शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है। ठीक है, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आरबीसी करता है। ठीक है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल्कस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पल्कस। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्कस। ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्कस यानी शरीर में ऑक्सीजन का आपूर्ति कौन करता है, तो आरबीसी करता है। आप देखें कि आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। यानी आरबीसी को हम लाल रुधिर कण, ठीक है, लाल रुधिर कण के नाम से भी हिंदी में जानते हैं, लाल रुधिर कण। ठीक है, तो आरबीसी जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, सी में 0.8 सेकेंड, डी में 1 सेकेंड। तो मनुष्य के शरीर का जो है, मनुष्य का जो हम लोग का जो शरीर में हृदय होता है उसको एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो 22 का जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 0.8 सेकेंड। याद रखेंगे कि 0. कितना लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। मनुष्य के शरीर को हृदय में एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि आंत्र ज्वार किसके कारण होता है। आंत्र ज्वार किसके कारण होता है, एक बुखार है। ठीक है, एक टाइप का बुखार है। यह किसके कारण होता है, विषाणु कारण, जीवाणु कारण, कवक कारण, पृथ्वी ऊर्जा यानी कि एलर्जी के कारण अंत ज्वार है किसके कारण होता है। 23 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। याद रखेंगे जीवाणु के कारण क्या होता है, अंत ज्वार होता है। ठीक है, अंत ज्वार किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है। ए में हैजा, बी क्षय रोग, डी डिप्थीरिया, डी अनुस्थम यानी टिटनेस, जिसे हम टिटनेस के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है? 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया जो है यह एक रोग ऐसा है जो संक्रमक रोग नहीं है। संक्रमण किसे कहते हैं? संक्रमण हम कहते हैं उसको बाबू जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे हम लोग संक्रमण कहते हैं। तो यह जो है संक्रमण रोग नहीं है। क्या है? डिप्थीरिया जो है संक्रमण रोग नहीं है। बाकी हैजा, क्षय रोग, टिटनेस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला है बीमारी, इसे हम संक्रमण, जैसे हैजा जो अगर होता है बाबू, अगर एक घर में हो गया तो बगल के घर में भी हो जाएगी, बगल के घर में, तीसरे घर में, इस प्रकार एक पूरा का पूरा गाँव, टोला मोहल्ला हैजा के चपेट में आ जाता है। पहले जो हैजा होता था तो इस प्रकार का होता था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि संक्रमण रोग नहीं कौन है? तो डिप्थीरिया जो है संक्रमण रोग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि शुष्क सेल में एनोड क्या होता है? शुष्क सेल में एनोड क्या होता है? होता है यानी कि शुष्क सेल जो होता है, बैटरी में जो है शुष्क सेल होता है, उसमें एनोड क्या होता है? किसका बना होता है एनोड? तांबा का, बी में जस्ता का, सी में कैडमियम का, डी में ग्रेफाइट का। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो तांबा होता है, जस्ता होता है, कैडमियम होता है, ग्रेफाइट होता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी, यानी कि जस्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो जस्ता का बना होता है। याद रखेंगे जस्ता का क्या बना होता है? एनोड बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है बाबू लोग कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? ठीक है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? थ्रोम्बोसिस, बी में दिया है हीमोफीलिया, डी में, सी में दिया है निमोनिया, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और डी में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीमोफीलिया। आप देखेंगे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? हीमोफीलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हीमोफीलिया रोग ऐसा रोग होता है जिसमें रक्त का थक्का, अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आपका जो है रक्त अगर कहीं पे आपको कट गया शरीर में तो आपका रक्त लगातार बहता रहेगा, लगातार आपको बहता रहेगा, ठीक है। थक्का जब तक नहीं बनाएगा तो रक्त रुकेगा ही नहीं। तो यह ऐसा एक बीमारी, हीमोफीलिया ऐसा एक बीमारी जिसमें रक्त का जो है रक्त विमानों का थक्का बनने नहीं देता, आरबीसी का जो है थक्का बनने नहीं देता है, ठीक है। तो याद रखें किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है? निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है? रेटिनॉल, बी में थायमिन, सी में रिबोफ्लेविन, डी में एस्कॉर्बिक एसिड, और डी में क्या है? एक्सकॉर्बिक एसिड। तो 27 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो B1 कौन है? विटामिन B1 तो थायमिन। कभी कभी एग्जाम में पूछ देते बाबू कि थायमिन को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B1 का नाम से जानते हैं। तो विटामिन B1 का कौन सा है? तो थायमिन जो है विटामिन B1 है, विटामिन B1, ये आपका B1 है। क्या है? B1, विटामिन B1 है, ठीक है, विटामिन B1 है ये आपका। तो थायमिन को हम भी विटामिन B1 का नाम से जानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायमिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा बाबू लोग पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर, 12,600 किलोमीटर। तो पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है? 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12,750 किलोमीटर पृथ्वी का विश्वतीय व्यास है लगभग, ये लगभग आपका है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में करा बाबू लोग ग्लेशियर में बर्फ हमेशा कहाँ से पिघलता है? ऊपरी सतह से, बी में निचली सतह से, यहाँ पे आपको निचली स्तर से, बी में निचले स्तर से, सी में मध्य स्थल से, और डी में यहाँ पर डी, सॉरी यहाँ पे डी मिस्टेक हो गया, डी में बदलती रहती है, सिर्फ यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। डी में क्या हो जाएगा? डी में यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी में हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं नोट, ठीक है, डी में हो जाएगा नोट। तो बदलती रहती है। 29 का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि सबसे निचले स्तर से बदलती रहती है। क्या? सबसे निचले स्तर से बदलती रहती है। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा कहाँ से पिघलता है? तो सबसे निचले स्तर से पिघलता है। ध्यान दीजिए, सबसे निचले स्तर से पिघलता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा किसी अक्रिय गैस का 72 कोष्मीय इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है। किसी अक्रिय गैस में 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ए में 6, बी में 7, सी में 8, डी में 9। तो अक्रिय गैस यानी क्लोरीन गैस में 72 कोष्मीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 होता है। ठीक है, 8 होता है। किसी अक्रिय गैस में 72 कोष्मीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होता है। तो आज इतने तक ही, फिर मैं अगले सेट लेकर आप सबके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। और इससे विद्यार्थी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सेट को अपने दोस्तों में शेयर करें जो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं।